हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आनंद द्विवेदी और आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है। इट इज एन undulating sandy plains covered with sand dunes। यह जो इलाका है वो सैंडी प्लेन इलाका है, यानी समतल है, बालू ही बालू यहाँ फैला हुआ है। यहाँ सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे और यह क्षेत्र पूरी तरह से रेगिस्तान है। ऐसे डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान ही होता है। दिस रीजन्स रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ पर सालाना 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। बगैर पानी के पेड़ पौधे नहीं उगा करते। Streams appear during rainy season and soon after they disappear into sand as they don't have enough water to reach the sea। बरसात के समय में प्रायः नदी देखने को मिलती है, लेकिन जब बरसात का सीजन खत्म हो जाता है तो ये नदियाँ सैंड के अंदर चली जाती हैं। यहाँ की सबसे जो बड़ी नदी है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ दिस रीजन इज लूनी। यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी रिवर है, द ओनली रिवर इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र में केवल यही एक नदी है। क्रीसेंट ड्यून्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये क्रीसेंट मून के शेप में बालू के टीले होते हैं। यहाँ पर लार्ज एरिया में ये देखने को मिलते हैं। खास करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास देखने को मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कोस्टल प्लेन, यानी कोस्टल प्लेन के बारे में अब हमें पढ़ने हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय ए स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east। पेनिनसुलर पार्ट के फ्लैंक पे हम देखें तो कोस्टल स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद और समुद्र के बीच नैरो कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जो समतल होते हैं, जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के रूप में किया जाता है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सैंडविच्ड है, यानी वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इट इज नैरो प्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसमें 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज कॉल्ड कोनकम। इसका जो नॉर्थ का पार्ट है इसे कोनकम के रूप में जाना जाता है, जो मुंबई और गोवा के बीच है। द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन। जो बीच का हिस्सा होता है उसे कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है। द सॉदर्न स्टेज इज रेफर्ड एज मालाबार कोस्ट, और जो साउथ का हिस्सा है इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के इलाके को देख सकते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो समतल मैदान है वो चौड़ा है और समतल है, लेवल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न पार्ट में इसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, वाइल द सॉदर्न पार्ट इज नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट। वहीं जो सॉदर्न पार्ट का हिस्सा है इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, these and Kaveri
They used to form extensive delta in this region. ये नदियां इस क्षेत्र में काफी डेल्टा बनाती हैं. लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण लेक है जिसका नाम चिल्का लेक है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. ये उड़ीसा में है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. कहाँ पर है ये? तो महानदी डेल्टा के साउथ में है. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द आइलैंड्स. लेकिन इससे पहले हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को मैप पर समझते हैं. यह जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो ये पतला सा संकीर्ण इलाका है इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है. इसको 3 हिस्से में बांटा गया है, आप इसे देख सकते हैं. सबसे नॉर्थ का जो पार्ट है यहाँ कोनकम लिखा हुआ आप देख सकते हैं. तो कोनकन का ये प्लेन है. फिर नीचे आपको कन्नड़ प्लेन देखने को मिलेगा और लास्ट में मालाबार कोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं. अगर हम पूरब भागों में चलें तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है इसे 2 पार्ट में बांटा गया है. नॉर्थ का जो हिस्सा है इसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, वहीं साउथ का जो हिस्सा है इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है. नाउ लेट अस कम टू अंडरस्टैंड द आइलैंड्स. आइए अब आइलैंड्स को समझते हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड. आपने देखा भारत में बहुत बड़ा एक मेन लैंड है. एंड बिसाइड दिस कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. इसके अलावा इंडिया में भारत में 2 ग्रुप्स हैं. किस चीज़ के ग्रुप्स हैं? ये आइलैंड्स के ग्रुप हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दी आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इस आइलैंड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स. यहाँ पर एक तस्वीर आइलैंड की दिखाई गई है, आप देख सकते हैं. आइलैंड का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इसे आइलैंड कहा जाता है. लोकेट लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स lying close to Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of a small coral islands. लक्षद्वीप आइलैंड्स ये कोरल आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कोरल डिपॉजिट्स की वजह से ये बना हुआ है. अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकोय एंड अमीन द्वीप. पहले इस आइलैंड का लक्षद्वीप आइलैंड्स के अलग नाम थे और वे नाम कौन कौन से थे? उसमें एक नाम था लक्काद्वीप, मिनिकोय दूसरा नाम और तीसरा नाम यहाँ अमीन द्वीप दिया गया है. तो लक्षद्वीप को इन 3 नामों से जानते थे. इन 1973 में दे वर नेम्ड एज लक्षद्वीप. आज जो लक्षद्वीप नाम पड़ा हुआ है इसका वो 1973 में यह नाम दिया गया जो आज जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं. इट कवर्स ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. इसका जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर. कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है वो है कवरत्ती. दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इस क्षेत्र में फ्लोरा और फौना की काफ़ी अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. द पिट्टी आइलैंड्स विच इज़ अनहैबिटेटेड. यहाँ एक पिट्टी आइलैंड के नाम से आइलैंड मौजूद है जो अनहैबिटेटेड है. यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है यानी चिड़ियों की सेंचुरी यहाँ पर है. आगे यहाँ देख सकते हैं कोरल क्या है, इसे यहाँ समझाने की कोशिश की गई है. आइए कोरल को समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस सी द इंफॉर्मेशन गिवन हियर. कोरल्स. कोरल पॉलिम्स आर शॉर्ट लाइव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. कोरल पॉलिम्स बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका लाइफ बहुत ही छोटा होता है. विच लिव इन कॉलोनीज. ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं. दे फ्लरिश इन सैलो रीजन, मड फ्री एंड
वार्म वाटर्स। ये वार्म वाटर में जो मड फ्री हो, जो सैलो हो, वहां पर पाए जाते हैं। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं। The coral secretion and their skeletons from coral deposits in the form of reefs. इनके स्केलेटन, इनके अवशेष डिपॉजिट्स हो जाते हैं और ये डिपॉजिट्स धीरे धीरे बड़े होकर के और आयंस का रूप लेते हैं। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स। इनके जो मेनली काइंड्स हैं, मेनली ये थ्री काइंड्स के हैं, यानी तीन प्रकार इनके होते हैं। बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल्स। इनके तीन प्रकार हैं। एक बैरियर रीफ बनता है, फ्रिंजिंग रीफ बनता है एंड एटॉल्स बनता है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। ऐसे ही कोरल रीफ्स का एक एग्जाम्पल आपको ऑस्ट्रेलिया का जो बैरियर रीफ आपने पढ़ा होगा, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसी का एग्जाम्पल है। एटॉल्स आर सर्कुलर एंड हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। एटॉल्स जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं और हॉर्स शू के समान इनका शेप हुआ करता है। Now you can see elongated chain of islands along the way of Bengal extending from north to south. नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ आप आइलैंड्स का एक बड़ा चेन देख सकते हैं। These are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। They are bigger in size and are numerous and scattered. ये साइज में बड़े हैं और एंड आर न्यूमरस, और संख्या में भी ये काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सभी बिखरे हुए फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं। द एंटायर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इस पूरे क्षेत्र को दो बड़े कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें एक कैटेगरी है द अंडमान। अंडमान कहाँ है? तो ये नॉर्थ में है। एंड द निकोबार इन साउथ, और जो दूसरा पार्ट है वो निकोबार है जो साउथ में है। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र, ये जो आइलैंड्स हैं, ये सबमरीन माउंटेन्स के एलिवेटेड पार्ट हैं, यानी पहले ये माउंटेन्स के फॉर्म में हुआ करते थे जो पानी के अंदर डूब गए। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू आवर नेशन। ये आइलैंड ग्रुप्स हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं इंडियाज ओनली एक्टिव वैल्केनो इज फाउंड इन बैरन आइलैंड्स। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड्स में देखने को मिलता है, और ये कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में देखने को मिलता है। A detailed account of these different physiographic units highlights the unique features of each region. और इसका जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो इसे स्पेशल बनाते हैं। It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resource. हम जानते हैं कि किसी भी देश का हर एक क्षेत्र किसी न किसी प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, रिचर होता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो हमारा माउंटेनियस रीजन है ये वाटर सोर्स के लिए और फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए काफ़ी अधिक उपयोगी हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रेनरीज। जो नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है वो हमारे लिए ग्रेनरीज है। दे प्रोवाइड बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो प्लेट्यू रीजन्स हैं वहाँ पर काफ़ी अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं। which has played a crucial role
in the industrialization of the country. और ये मिनरल्स के स्टॉक हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. द कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट फैसिलिटीज. जो हमारे ये कोस्टल रीजन्स हैं, ये कोस्टल रीजन्स और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पर फिशिंग की जा सकती है या पोर्ट एक्टिविटीज की जा सकती है. दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट. तो हमारे देश के ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, इन सब की अपनी अपनी खासियत है और ये हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और फ्यूचर में डेवलपमेंट की काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी इन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर. इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है. इसके एक्सरसाइज बनाएंगे और अपने टीचर्स से इसकी जांच कराएंगे जब स्कूल खुलता है. तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.